हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा। सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 8 आज हम चालू करने वाले हैं। आज शुरुआत है लेसन नंबर 8 की और इस लेसन का नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आप सब जानते ही हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का तात्पर्य होता है जब एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है, इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। मतलब एक सीमा को पार करके जब किसी दूसरे देश में जब हम किसी वस्तु को बेचते हैं उसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। लेकिन इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में अध्ययन करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्यापार क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो हम जानते हैं, लेकिन सबसे पहले तो हम इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो नींव है, मतलब जो व्यापार है, उस व्यापार के बारे में जानकारी लेंगे कि शुरुआती जो व्यापार की स्थिति या व्यापार का तात्पर्य, व्यापार की परिभाषा या अर्थ, कुछ भी कह दीजिए, मैं आपको जीरो लेवल से बताना चाहता हूं कि व्यापार होता क्या है। फिर व्यापार के बाद में फिर हम पढ़ेंगे कि व्यापार कितने प्रकार के होते हैं, जब जाके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उस प्रकार की श्रेणी में आएगा। लेकिन अभी मैं आपको व्यापार की परिभाषा, अर्थ, तात्पर्य जो भी है आप इसे समझिए। एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है कि व्यापार से क्या तात्पर्य है और व्यापार को कितने भागों में बांटा गया है, वर्णन करके बताइए। ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। आपके डेस्क वर्क में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखिए व्यापार का तात्पर्य बिल्कुल सिंपल सा है कि वस्तु और सेवाओं को स्वेच्छा से आदान प्रदान की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं व्यापार। दोबारा सुनिए, व्यापार का तात्पर्य होता है वस्तु हो चाहे वो सेवा हो, अपनी इच्छा से आदान प्रदान की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या नाम देते हैं, व्यापार का नाम देते हैं। तो ये परिभाषा हम लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, व्यापार का तात्पर्य किसी वस्तु व सेवाओं को अपनी इच्छा से, यहां पे इच्छा जो शब्द है किताब में आपके स्वैच्छिक लिखा होगा। क्या लिखा होगा, स्वैच्छिक। स्वैच्छिक का तात्पर्य क्या होता है, अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से आदान प्रदान की प्रक्रिया से है। आगे बात सब में दोबारा सुनिए, व्यापार का तात्पर्य किसी वस्तु या सेवाओं को अपनी इच्छा से, अपनी लिख दीजिए इसको, अपनी इच्छा से आदान प्रदान की क्या हो गई, एक प्रक्रिया हो गई, इसे हम कहते हैं व्यापार। अब देखिए व्यापार के अंदर दो पक्षों का होना जरूरी है। सीधी सी बात है, व्यापार तो जब दो पक्ष होंगे तभी तो होगा। अगर मान लीजिए एक पक्ष बेचने के लिए बैठा हुआ है और अगर खरीदने वाला नहीं है तो उसे हम व्यापार नहीं कहेंगे। मतलब ये कि व्यापार करने के लिए दो पक्षों का होना आवश्यक है। एक व्यक्ति पक्ष जो बेचता है और एक व्यक्ति पक्ष जो खरीदता है। मतलब व्यापार के लिए दोनों पक्ष ही लाभदायक होते हैं, दोनों ही इसका फायदा उठाते हैं। इसको भी मेंशन कर दीजिए। क्या लिखेंगे कि व्यापार करने के लिए दो पक्षों का होना आवश्यक है। लिखिए, व्यापार करने के लिए दो पक्षों का होना आवश्यक है। एक व्यक्ति पक्ष जो वस्तुओं को बेचता है व एक व्यक्ति पक्ष जो वस्तुओं को क्या करता है, खरीदता है। आगे बात सब में, मतलब व्यापार करने के लिए दो पक्षों का होना जरूरी है। एक व्यक्ति पक्ष जो वस्तु को क्या करता है, बेचता है। यहां पर बेचना मतलब विक्रय संबंधित है, ठीक है। कोई दुकानदार जो होता है वो व्यक्ति अपने सामान को, अपने माल को बेचता है, तो एक तो बेचने वाला पक्ष हो गया और दूसरा व्यक्ति जो पक्ष है वो क्या करता है, खरीदता है। दोनों ही पक्षों को यहां पर लाभ मिलता है। लिख दीजिए, व्यापार के
दोनों पक्षों को ही या दोनों पक्षों को लाभ मिलता है, लाभ मिलता है। तो ये कहलाता है व्यापार। आगे बात समझ में, ये व्यापार का आप कह दीजिए, इसको अर्थ कह दीजिए या फिर परिभाषा कह दीजिए या फिर तात्पर्य कह दीजिए। कई बार एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्यापार का अर्थ बताइए, व्यापार की परिभाषा बताइए या फिर व्यापार का तात्पर्य क्या है। यहां पे मैंने तात्पर्य शब्द से ये सवाल को पूरा किया है कि व्यापार का तात्पर्य किसी वस्तु व सेवाओं के अपनी इच्छा से स्वैच्छिक आदान प्रदान की प्रक्रिया से है। व्यापार करने के लिए दो पक्षों का होना आवश्यक है, एक व्यक्ति पक्ष जो वस्तु को बेचता है और एक व्यक्ति पक्ष जो वस्तु को खरीदता है। व्यापार के दोनों पक्षों को ही इसमें क्या मिलता है, लाभ मिलता है। तो आप इसे अर्थ, परिभाषा या तात्पर्य में डाल दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। व्यापार के प्रकार। अब देखिए, व्यापार के प्रकारों को अगर हम देखें तो दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो। एक तो होता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ठीक है, एक व्यापार तो ये हो गया। दूसरा व्यापार जो है वो है राष्ट्रीय व्यापार। दो तरह के व्यापार देखने को मिलते हैं। एक बार मैं इसकी दोनों की परिभाषा मौखिक रूप से मैं आपको बता देता हूं, फिर मैं आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वे व्यापार जो विभिन्न राष्ट्रों के बीच में राष्ट्रीय सीमाओं को आर पार करके वस्तु व सेवाओं का आदान प्रदान करे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। ये तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात होगी। अब बात करते हैं राष्ट्रीय व्यापार। राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है? राष्ट्र मतलब देश, देश के अंदर ही, मतलब राष्ट्र के आंतरिक भागों कह दीजिए या फिर देश के आंतरिक क्षेत्रों की बात कर लीजिए, शहर, गांव, नगर, बड़े महानगर, मतलब राष्ट्र के आंतरिक भागों व क्षेत्रों में होने वाले व्यापार को हम कहते हैं राष्ट्रीय व्यापार। ये छोटी छोटी परिभाषा आपके सामने मैंने आपको बताई। अब मौखिक करके भी मैंने बता दिया आपको, अब रिटर्न में आपको लिख के मैं बता देता हूं। यहां तक आप उतार लीजिए, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। देखिए, सामने टॉपिक डाल दिया है मैंने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जैसे आपको पता है कि लेसन नंबर 8 भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है। यहीं से हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रारंभ करेंगे परिभाषा से। सबसे पहले तो मैंने आपको ये परिभाषा क्या बताई कि विभिन्न राष्ट्रों के बीच राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को हम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। इस परिभाषा को मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप भी लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? विभिन्न राष्ट्रों के बीच, एक एक लाइन देखती जाइए। विभिन्न राष्ट्रों के बीच, आगे बात समझ में, कोई सा भी देश हो, एक देश से दूसरे देश के बीच की बात हो गई, या फिर हम कह दीजिए राष्ट्रीय सीमाओं, ठीक है, के आर पार वस्तुओं का क्या? आदान प्रदान, या वस्तु भी कह दीजिए, वस्तुओं व सेवा भी कह दीजिए, सेवाओं का आदान प्रदान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। ये तो आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की क्या हो गई? परिभाषा हो गई। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सेकंड नंबर पे, राष्ट्रीय व्यापार। राष्ट्रीय व्यापार की परिभाषा बिल्कुल सिंपल है। राष्ट्र के आंतरिक भाग, राष्ट्र के आंतरिक भागों या क्षेत्रों में वस्तुओं व सेवाओं का आदान प्रदान राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। ठीक है, ये आपके राष्ट्रीय व्यापार की परिभाषा हो गई। दोनों सिंपल परिभाषा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तो क्या होता है कि एक देश से दूसरे देश में व्यापार होता है। ठीक है, मतलब सीमा को पार करके कोई वस्तु हो चाहे सेवा हो जिसको आप भेज रहे हो, मंगवा रहे हो, ऐसे व्यापार को तो हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। और वे व्यापार जो राष्ट्र मतलब देश के अंदर ही आंतरिक भागों या क्षेत्रों में कोई सी भी वस्तु को अगर बेच रहे हो, कोई सी भी सेवा को अगर आप बेच रहे हो, खरीद रहे हो, वो प्रक्रिया आपके किस में आएगी? राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत आएगी। ठीक है, देखिए व्यापार का मुख्य कारण क्या होता है, ध्यान से सुनिए।
हम व्यापार क्यों करते हैं उसका कारण भी है। देखो, व्यापार का मुख्य कारण यह है कि उन आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए होता है जिन्हें या तो वे स्वयं उत्पादित नहीं कर सकते। मतलब जैसे कि मैं किसी भी वस्तु और सेवा को उत्पादित नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा किसी वस्तु को खरीदूंगा। बस खरीदते ही वो क्या हो गया, व्यापार हो गया। पहली चीज तो ये कि हर व्यक्ति किसी भी माल को, किसी भी सेवा को उत्पादित नहीं कर सकता है। अब जैसे कि मान लीजिए मैं टीचर हूं, ठीक है, अब मैं सेवा किसी को दे रहा हूं, तो हर कोई व्यक्ति तो सेवा दे नहीं सकता, नहीं दे सकता ना। तो अब कोई व्यक्ति जो सेवा लेना चाहता है टीचिंग की, तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति से जो भी पढ़ाई संबंधित जो भी होता है पढ़ाई में, वो सब खरीदता है। तो एक व्यापार से संबंधित हो गया। कोई भी कारखाना होता है जहां पर कोई माल उत्पादित करता है कोई व्यक्ति, तो हर कोई व्यक्ति तो माल उत्पादित नहीं कर रहा है। तो जहां पर जिस व्यक्ति को जिस चीज की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, उस वस्तु को खरीदने के लिए आप उस कारखाने से या उस दुकान से आप उस माल को क्या करोगे, खरीदोगे। तो यहां पर वो व्यापार की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। दोबारा सुनिए, व्यापार का मुख्य कारण यह है कि उन आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जो आप उत्पादित नहीं कर सकते, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि अन्य स्थान पर मान लीजिए कोई कम दामों पर कोई वस्तु अगर मिल रही है और कहीं पर बहुत ज्यादा मिल रही है, तो कह सकते हैं या जिन्हें वे अन्य स्थानों से कम दामों में खरीद सके, ठीक है, मतलब सस्ती कोई वस्तु अगर मिल रही है तो व्यापार ऑटोमेटिक वो व्यापार की प्रक्रिया में चला जाता है। तो मतलब ये कि पहला तो ये कि जो आप वस्तु उत्पादित नहीं कर रहे, उस वस्तु को खरीदने के लिए, मतलब आवश्यक सामग्री को खरीदने के लिए व्यापार होता है, या फिर कम दामों पर कोई वस्तु आप खरीदना चाहते हैं तो व्यापार होता है। आगे बात सर में लिख देंगे, इसको लिखेंगे क्या, अब समझ लीजिए, ढंग से समझ में आएगा। व्यापार का प्रमुख कारण यह है कि, लिखिए, व्यापार का प्रमुख कारण यह है कि, अब आपको शुरुआत क्या करनी है, उन आवश्यक वस्तुओं को, उन आवश्यक वस्तुओं को जिन्हें क्या नहीं कर सकते, या जिन वस्तुओं को आप पैदा नहीं कर सकते, या हम कह सकते हैं आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, जिनको आप पैदा नहीं कर रहे लेकिन आपको वो वस्तु चाहिए, तो जैसे वस्तु आप खरीदोगे हो गया व्यापार, ठीक है। दोबारा सुनिए, व्यापार का मुख्य कारण यह है कि उन आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, जिन्हें आप उत्पादित नहीं कर सकते, या तो ये जिसे आप उत्पादित नहीं कर सकते और वो वस्तु आपके लिए जरूरी है, आप वो वस्तु बाजार से, कारखाने से खरीदोगे, हो गया व्यापार। या फिर जिन्हें वे अन्य स्थानों से कम दामों, ठीक है, मतलब कम पैसे पर, कम दामों में खरीद सकते। आगे बस ये दो कारणों से व्यापार होता है। अब आपके सामने दो ही प्रक्रिया है, या तो आपके पास में वो वस्तु जो आपको जरूरत है, भाई जरूरत पड़ती है तभी तो आप किसी वस्तु को खरीदते हो, तो पहली कंडीशन तो यही हो गई कि व्यापार का मुख्य कारण यही है कि आपके पास में जो वस्तु आपके पास में नहीं है और वो चाहते हो कि मार्केट से खरीदना, तो जैसे आप बाजार में से कोई वस्तु खरीदोगे तो उसे व्यापार कह देंगे, ठीक है। और वो वस्तु आपने इसलिए खरीदी है क्योंकि वो वस्तु आप उत्पादित नहीं कर सकते। अगर आप उत्पादित करते तो वो माल आप खरीदते ही क्यों। तो इसलिए आवश्यक वस्तु को प्राप्त करने के लिए जिन्हें आप उत्पादित नहीं कर सकते, उस वस्तु को खरीदते ही क्या हो जाएगा, व्यापार हो जाएगा। दूसरा, जिन्हें वे अन्य स्थानों से कम दामों में खरीद सकते हैं, ठीक है। कम दामों पे अगर आपको कोई वस्तु मिल रही है तो आसानी से वो व्यापार बहुत जल्दी क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। आप देखते होंगे कहीं पर कम दामों पे कोई वस्तु अगर मिल रही है तो वहां पर भीड़ मिलेगी आपको बहुत ज्यादा। तो इस तरीके से आपका व्यापार क्या करता है, रनिंग करता है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि व्यापार का मुख्य कारण यही है कि आवश्यक सामग्री को जब आप प्राप्त करना चाहते हो तो वो व्यापार की जो शक्ल है वो ले लेता है, ठीक है। चलिए, मैंने आपको बता दिया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में और राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है। अब मैं आपके सामने बात करूंगा विनिमय व्यवस्था की, ठीक है। विनिमय व्यवस्था क्या होती है
उसके बारे में हम बात करेंगे, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए टॉपिक डाल दिया मैंने, विनिमय व्यवस्था क्या है। अगर मैं पुराने समय में जाऊं, आदिम समाज में, देखो व्यापार तो आज देखते हैं कि आप कागज के नोट देते हो, ठीक है। पुराने समय में अगर हम जाएं, थोड़ा सा पुराना राजा महाराजा के टाइम पे, तो उस जमाने के अंदर मुद्रा जैसे कि सोने की या फिर तांबे की, ऐसी मुद्राओं को देकर व्यापार करते थे। लेकिन अगर मैं पुराने समय में जाऊं, पुराना समाज का मतलब होता है आदिम समाज की मैं बात कर रहा हूं। आदिम समाज में अगर मैं बात करूं आदिम समाज की, तो आदिम समाज में ये व्यवस्था, विनिमय व्यवस्था बहुत ही प्रचलित थी, जिसमें वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान होता था। वस्तुओं का मतलब ये कि वस्तु के बदले रुपए के स्थान पर वस्तु ही दी जाती थी। मतलब पहले के जमाने के अंदर रुपए व मुद्रा के आगमन से पहले विनिमय व्यवस्था जो थी वो बहुत ही मात्रा में प्रचलित थी। लेकिन जैसे ही आपके रुपए और मुद्रा का आगमन हुआ, तो विनिमय जो व्यवस्था है, जिसमें वस्तु के बदले वस्तु देने की जो प्रक्रिया है, वो धीरे धीरे क्या हो गई, कम होती चली गई। अब आज तो आप जानते हो, या तो रुपए के बदले या फिर मुद्रा के बदले व्यापार होता है। पुराने समय में अगर हम जाएं, बहुत ही पुराने समय में देखो, कागजी धात्विक मुद्रा के आगमन से पहले मुद्रा के रूप में चकमक पत्थर का उपयोग करते थे। इसके अलावा आगने कांच का उपयोग करते थे। चीते के पंजे जो होते थे, हवेल के दांत होते, कुत्ते के दांत, खाल बाल मवेशी, या हम कहें चावल नमक, या छोटे यंत्र तांबे चांदी स्वर्ण, कुछ भी हो सकता है, इनके बदले वस्तु खरीदी जाती थी। तो ये विनिमय व्यवस्था के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, देखिए आदिम समाज में यह व्यवस्था प्रचलित थी। यह व्यवस्था प्रचलित थी। अब देखिए यहां पे जो अगर क्वेश्चन आता है कि भाई विनिमय व्यवस्था कौन से समय में प्रचलित थी, तो आप बता दीजिए आदिम समाज के अंदर, ठीक है। ये तो पता चल गया कि आपके विनिमय व्यवस्था कौन से समय में प्रचलित थी, आदिम समाज में, ठीक है। जिसमें वस्तु का क्या होता था, प्रत्यक्ष आदान प्रदान, ठीक है। इस व्यवस्था में वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान होता था, अर्थात वस्तु के बदले रुपए के स्थान पर वस्तु दी जाती थी। ये कहलाती है विनिमय व्यवस्था। विनिमय व्यवस्था द्वितीय आपके आदिम समाज में ये व्यवस्था प्रचलित थी। वस्तुओं के प्रत्यक्ष, इस व्यवस्था में वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान होता था, मतलब वस्तु के बदले रुपए के स्थान पर वस्तु ही दी जाती थी। आगे बात समझ में, ठीक है। फिर मैं बात करूं रुपए और मुद्रा के आगमन से विनिमय व्यवस्था क्या हो गई, थोड़ी धीमी, मतलब इसका प्रचलन जो था वो बिल्कुल न के बराबर हो गया। लिख दीजिए रुपए व मुद्रा के आगमन से विनिमय व्यवस्था का प्रचलन न के बराबर हो गया। मतलब एक तरीके से समाप्ति की ओर विनिमय व्यवस्था चली गई। वस्तु के बदले वस्तु जैसी व्यवस्था खत्म होकर वस्तु के बदले रुपए या मुद्रा जैसी परंपरा जो है वो प्रारंभ हो गई विनिमय व्यवस्था के अंदर। अगर मैं पुराने समय की बात करूं, पुराने समय में व्यापार की गई वस्तुओं के बदले क्या क्या दी जाती थी, जैसे कि कागजी, कोई भी कागज जो कि बहुत मूल्यवान है, या सॉरी वस्तुओं के बदले कागज व मुद्रा का उपयोग न करके, ठीक है। मतलब यहां पर न कोई कागज का उपयोग करते थे और ना ही कोई मुद्रा का उपयोग करते थे। इसके स्थान पर क्या, जैसे कि उपयोग न करके चकमक पत्थर पहला, आग्नेय कांच, ठीक है, दूसरा। इसके अलावा क्या, हवेल के दांत,
हवेल के दांत, जानवर है, ठीक है, दांत, ठीक है। इसके अलावा आपके चीता जो होता था, चीता का पंजा, ठीक है। इसके अलावा आपके कुत्ते के दांत हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मवेशी भी हम वस्तु के बदले दे सकते हैं, खाल है, बाल है, मशीनी यंत्र है, कुछ भी हो सकता है, या फिर सोना हो सकता है, तांबा हो सकता है, लोहा हो सकता है, नमक हो सकता है, जो कि बहुत ही मूल्यवान है। उस जमाने के अंदर इनकी बहुत ही प्रचलित वस्तु मानी जाती, क्योंकि ये चीज उत्पादित नहीं होती थी, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर तांबा जमीन से निकलता था, जानते ही नहीं थे, वो तो ऊपर की साइड जमीन के ऊपर कभी तांबा मिल जाता था, उनके लिए तो बहुत ही बहुमूल्य चीज हो गई, ठीक है। सोना नहीं जानते थे, लेकिन कोई चमकती हुई पीली वस्तु बहुत ही कीमती दिखाई देती थी, उसको वस्तु के बदले दिए जाते थे। तो इस प्रकार की व्यवस्था जो थी वो विनिमय व्यवस्था के अंतर्गत आती थी, कि आदिम समाज में ये व्यवस्था प्रचलित थी। वस्तु के बदले वस्तु देना, वस्तु के बदले रुपए का उपयोग बिल्कुल नहीं करते थे। जब रुपए और मुद्रा का आगमन हुआ तो विनिमय व्यवस्था धीरे धीरे प्रचलित होना बंद हो गई। पुराने समय के अंदर कागज और धात्विक जो मुद्रा है उसका उपयोग न होकर चकमक पत्थर, आग्नेय कांच, चीते के पंजे, हवेल के दांत, कुत्ते के दांत, खाल, बाल, मवेशी, चावल, नमक, तांबा, चांदी, सोना, जो भी होता था उसके बदले ही वस्तु उनको मिलती थी, ठीक है। ये कहलाती है विनिमय व्यवस्था आदिम समाज की, ठीक है। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक शब्द बताऊंगा, सैलरी शब्द का अर्थ, ठीक है। आपके एक छोटा सा बुक के अंदर एक छोटा सा ब्लॉग बना हुआ है कि सैलरी शब्द का अर्थ क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे, उसको रिटर्न करके लिखवाएंगे भी कि वो शब्द क्या है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था, सैलरी शब्द का अर्थ बताइए, तात्पर्य क्या है, बताएंगे। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए अगला टॉपिक डाल दिया मैंने, सैलरी शब्द। सैलरी शब्द होता क्या है, सुन लीजिए। देखिए सैलरी शब्द जो है यहां पर लैटिन शब्द आता है एक, सैलरियम, मतलब सैलरी शब्द जो है वो लैटिन शब्द का सैलरियम से बना है। किससे बना है, सैलरियम। अब जिसका अर्थ सुन लीजिए, सैलरियम शब्द का अर्थ होता है नमक के द्वारा भुगतान। मतलब कोई भी अगर आप वस्तु खरीदोगे तो आपको क्या देना पड़ेगा, नमक देना पड़ेगा। अब यहां पे आश्चर्य वाली बात यह है कि नमक से भी कोई भुगतान किया जा सकता है। देखिए नमक, मैं आदिम समाज की बात कर रहा हूं, पुराने समय की बात कर रहा हूं। जो नमक जो था उस जमाने में बहुत ही कीमती हुआ करता था। क्यों? क्योंकि उस समय समुद्र के जल से नमक बनाना उन लोगों को नहीं आता था, और इसलिए वो लोग नमक का उपयोग कहां से करते थे, खनिज से। अब नमक को बनाना, उस विधि को तैयार करना बहुत ही खर्चा था, बहुत ज़्यादा खर्चीला था। भाई ज़मीन से नमक निकालना उनके लिए बड़ा ही मुश्किल था और ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता था, खर्चीला था। इसलिए नमक उनके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या था, कीमती। अब नमक जब कीमती हो गया तो सामने वाले को नमक चाहिए, तो जैसे ही कोई वस्तु देगा आपको तो उसके बदले आप उसको क्या दोगे, नमक। मतलब पहले वस्तु के बदले नमक से ही क्या करते थे, भुगतान करते थे। इसलिए इस सैलरी शब्द का मतलब यही है, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करना सुन लीजिए। सैलरी शब्द लैटिन शब्द, लैटिन शब्द। अब लैटिन शब्द का एक शब्द है क्या, सैलरियम, सैलेरियम से बना है, जिसका अर्थ है नमक से भुगतान करना। समझ में आई बात? सैलरियम यहां पर जो शब्द है, इस शब्द का मतलब होता है नमक के द्वारा या नमक से, नमक के द्वारा लिखिए, नमक के द्वारा भुगतान करना, इस शब्द से संबंधित है। मतलब सैलरियम का मतलब क्या होता है, नमक के द्वारा भुगतान करना। क्यों करना? क्योंकि उस समय, लिखिए, क्योंकि उस समय, उस समय का मतलब समझ रहे हो, आदिम समय की बात कर रहा हूं मैं। आदिम समय मतलब पुराना समय। क्योंकि उस समय समुद्र के जल से, क्योंकि उस समय समुद्र के जल से नमक बनाना ज्ञात नहीं था। वे लोग
खनिज नमक का उपयोग करते थे, जिसे प्राप्त करना अधिक क्या था, खर्चीला था। आगे बात समझ में, बहुत ज्यादा खर्चीला था, इसलिए यहां पे नमक क्या हो गया, कीमती, इसलिए यहां नमक अधिक कीमती हो गया और वस्तुओं के बदले नमक से भुगतान किया जाता था। समझ में आई बात? यह है आपका सैलरी शब्द, सैलरियम। आगे बात समझ में, मतलब नमक के द्वारा भुगतान करना। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि सैलरी शब्द जो है वो किस भाषा से लिया गया, लैटिन शब्द है सैलरियम, और इसका अर्थ क्या है, नमक के द्वारा भुगतान करना। क्यों करना, मैंने आपको बता दिया। आगे बात समझ में, तो यहीं पर व्यापार से संबंधित टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे बात समझ में, भाई व्यापार किसे कहते हैं, अर्थ बता दिया मैंने। व्यापार कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और राष्ट्रीय व्यापार के बारे में बता दिया। फिर मैंने बताया आपको विनिमय व्यवस्था के बारे में, और आखिर का जो बिंदु है वो सैलरी शब्द क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के इतिहास के बारे में, कि किस प्रकार से भारत या पूरे विश्व के अंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की नींव डली, फिर धीरे धीरे आज की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की क्या हो गई है, बीच में क्या थी, मध्यकाल स्थिति में क्या थी, आधुनिक काल में क्या है, प्राचीन काल में क्या थी। ये सारा जो इतिहास है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।